गोवा में 40 सीटों पर चुनावी जंग होगी और कुछ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की है। बीजेपी से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का असर भी गोवा चुनाव पर पड़ेगा? गोवा पर उत्पल पर्रिकर पर और ठाकरे सरकार पर हमने बात की महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और गोवा के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस से। आइए आपको दिखाते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देवेंद्र फडणवीस जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आप ये बताएं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर खुद लड़ रही है, स्वयं बल पर लड़ रही है, कोई लोकल गोवन पार्टी को साथ में नहीं लिया। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गोवा में एक बड़ा विस्तार हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास वोटर भी है, केडर भी है और लगातार हमारे केडर को लगता रहा है कि हमने 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ना चाहिए। ये बात और है कि हमने ज़रूर ये प्रयास भी किया था कि यहाँ की जो लोकल पार्टी है उसके साथ हम अलायंस करें, किंतु हमारी उनके साथ बात नहीं बनी और हमने तय किया कि फिर 40 सीटों पर हम लड़ेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरी 40 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। पिछली बार 2017 में ये हुआ कि महाराष्ट्र जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है उसके सहयोग से आपने सरकार बनाई, लेकिन इस बार उनको साथ न लेने का रीज़न क्या है? एमजीपी को साथ न लेने का रीज़न क्या है? देखिए, ये दोनों पार्टियों के साथ हमारा जो गठबंधन है वो 2019 में ही टूट गया था। मतलब ये नहीं कि हमारे साथ सरकार में बाद में थे। बाद में तो सरकार हमारी अपने बलबूते पर थी। 10 लोग हमारे बीच कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट आए थे और एक पूरी मेजॉरिटी की सरकार हमारी बनी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसी तो बात नहीं है कि हमारे साथ थे और छोड़कर चले गए। वो तो 2-3 साल पहले हमारे से वो अलग हो गए थे। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एमजीपी का सवाल है, हमने ये प्रयास किया था कि एमजीपी को हम साथ रखेंगे, किंतु उन्होंने तृणमूल के साथ जाने का निर्णय किया और मैं ये मानता हूँ कि अब वे बहुत पछता रहे होंगे कि तृणमूल के साथ वो जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो विरोधी नहीं है, 2 और विरोधियां सामने खड़ी हैं। किस तरीके से देखते हैं खास करके ममता बनर्जी की पार्टी को आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ममता बनर्जी की पार्टी को गोवा की जनता ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया है। गोवा की जनता ने ममता बनर्जी की पार्टी का व्यवहार बंगाल के चुनाव के बाद देखा और जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, इसका एक बहुत नेचुरल रिएक्शन गोवा में देखने को मिलता है और लोगों को लगता है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। देखिए, कोई जाति धर्म की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार का अपीजमेंट ये करते हैं और मेजॉरिटी को जिस प्रकार से इग्नोर करते हैं, तो इसके बारे में लोगों के मन में एक बहुत ही गुस्सा है। और एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ये जैसे ही तृणमूल के साथ गई तो गोवा के लोगों को उस पर भी गुस्सा है और उसके कैडर को भी है। एमजीपी के कैडर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी में आया। जो लड़ने वाले कैंडिडेट से वो भी बीजेपी में आए। उन्होंने कहा एमजीपी जब तक तृणमूल के साथ है हम एमजीपी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, एमजीपी की आइडियोलॉजी जो ओरिजिनल थी, वो आइडियोलॉजी तृणमूल के साथ मेल नहीं खा सकती। किस तरीके से आप चैलेंज के रूप में देखते हैं? करप्शन का मुद्दा उठा रही है, बिजली बढ़ोतरी का मुद्दा उठा रही है, गोवा में पानी बिल का मुद्दा उठा रही है आप पार्टी। देखिए, वो चमत्कार चाहते हैं जैसे दिल्ली में हुआ। देखिए, हम तो लोगों के सामने आपका आईना रख देते हैं और दिल्ली में किस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे और दिल्ली की क्या परिस्थिति है लोगों को बताते हैं। और दिल्ली में जो चीज़ें उन्होंने कही या यहाँ आकर जो चीज़ें वो कह रहे हैं, वो तो हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने पहले ही कर दिए। हेल्थ स्कीम हो, पेंशन की स्कीम हो, ये सारी की स्कीमें बीजेपी की सरकार ने लागू कर दी है। सब्सिडाइज पानी हो या लागू है, तो कोई नई चीज़ वो लेकर नहीं आ रहे। उल्टा उनका चेहरा जो है वो असली क्या है, ये दिल्ली के सारे अनुभव के आधार पर हम लोगों के सामने ला रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। सर, आपने मनोहर पर्रिकर जी की बात करी। गोवा में कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि उनका बहुत योगदान है गोवा में बीजेपी को बढ़ाने में और मजबूत करने में, लेकिन उनके ही परिवार के एक सदस्य ने जब टिकट मांगा तो क्यों बीजेपी ने नकार दिया? आखिर कारण क्या है?
देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने टिकट नकारा नहीं। बीजेपी ने उनको 2 ऑप्शन दिए कि आप अगर लड़ना चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, क्योंकि आप जहाँ टिकट मांग रहे हो वहाँ पर एक सिटिंग एमएलए है जो हमारी पार्टी में आने के कारण हमारी पार्टी की सरकार बचाने में एक भूमिका रही है, और वो ऐसा आदमी है कि जिसको हमारे साथ लाने के लिए उस समय मनोहर भाई ने भी प्रयास किया था। तो ऐसे व्यक्ति को अब इस समय अगर पार्टी टिकट डिनाई करेगी तो एक पार्टी की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है। इसलिए आपको हम ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी देते हैं, इनमें से कोई भी आप एक चूज़ कीजिए, वहाँ पर आपको चुनकर लाएंगे। 5 साल बाद हम आज ही प्रॉमिस करते हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी है हम आपको वहाँ पर लाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने दी थी उसमें से एक तो ऐसी थी कि जहाँ बीजेपी कभी हारती नहीं है, पारंपरिक बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर अगर कोई ये कहेगा कि मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए तो संभव नहीं होता। लेकिन कल उत्पल से हमारी बात हुई, उत्पल कह रहे हैं कि बाबूश को जो टिकट दिया, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत लंबा इतिहास है, किसी और को देना चाहिए था। बाबूश से उनकी लड़ाई है, बीजेपी से उनकी लड़ाई नहीं है। देखिए, सबसे पहले बाबूश को मंत्री बनाया था मनोहर भाई पर्रिकर। बाबूश को डीडीए चेयरमैन बनाया था मनोहर भाई पर्रिकर। तो पार्टी के विस्तार की दृष्टि से कोई ना कोई विचार तो मनोहर भाई का रहा होगा। मनोहर भाई से साफ सुथरा राजनीति करने वाला तो कोई नेता नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो आज, और आप 2.5 साल 3 साल तक उनके समर्थन से सरकार चलाते हो, तब आप ये आक्षेप नहीं लेते, और आज आप ये आक्षेप लेते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क ठीक नहीं है। एक और सवाल ये है कि परिवारवाद के खिलाफ होती है पार्टी। उत्पल को हमने पूछा कि जब निधन हुआ मनोहर पर्रिकर जी का तो आप क्यों नहीं आए फ्रंट में, क्यों आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था मैं। तो अब वो जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के कहने पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विश्वजीत राणे के परिवार में 2 लोगों को टिकट मिला, बाबूश के परिवार में 2 लोगों को टिकट मिला, तो कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है, ऐसा उनका आरोप। देखिए, पहली बात तो उत्पल को अगर हम अभी टिकट देते तो वो परिवारवाद नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि मनोहर भाई रहे नहीं है, उसके बाद 2-3 साल भी गए हुए हैं, अभी पिछले 1.5 साल से वो पार्टी में भी एक्टिव है, तो कोई परिवारवाद के चलते उनका टिकट नहीं कटा है। हमने जो उनको ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन उन्होंने नहीं स्वीकारे, इसलिए उनको हम टिकट नहीं दे पाए, और उसका दुख भी है हमको। जहाँ तक उन्होंने जो बातें कही है, तो बाबूश या जेनिफर ये एज ए एमएलए हमारी पार्टी में आए, तो उनको तो टिकट देना पड़ेगा, या विश्वजीत राणे, या फिर जो दूसरी परिय कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो एक टिपिकल परिस्थिति है जो हमारी पार्टी में आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को जगह नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, गोवा में एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसके हैं 2-4 विधायक वो चुनेगा जनता का नायक। तो इसका मतलब ये होता है कि नीति सिद्धांत किसी के पास नहीं है, कोई भी पाला बदल लेता है, कहीं भी चले जाता है। कांग्रेस ने सबकी एक शपथ विधि भी करा दी बाकायदा अपने उम्मीदवारों की। बीजेपी क्या ऐसा कुछ प्रयास कर रही है कि जो उम्मीदवार जीतेगा उसको साथ में रखने के लिए कोई प्रयास कर रही है? देखिए, हम तो ईश्वर की शपथ जो है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में आप ईश्वर को नहीं, जनता को उत्तरदायी है। तो जनता के सामने वादे करने चाहिए और संविधान की शपथ लेनी चाहिए। तो कांग्रेस ने जो किया है वो एक डर के मारे किया है, अपने लोगों पर उनका विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि उनके लोग चुनकर आएंगे तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। इसका कारण है कि लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। लीडरशिप कहीं पर भी लोगों में एक प्रकार से कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, गोवा में स्टेबिलिटी लाने का काम बीजेपी ने किया। गोवा ने वो समय देखा है जब 5 साल में 7 मुख्यमंत्री गोवा में बने, और मनोहर भाई पर्रिकर की गोवा को स्टेबिलिटी देने, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, इन की वर्ड्स को
यथार्थ में लाने वाला व्यक्ति कोई होगा तो मनोहर भाई पर्रिकर है। और पिछले 10 सालों में हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, तो जिसके 4 वो बनाए सरकार, इसको हमने कहीं ना कहीं छेद दिया है। सर, गोवा से थोड़ा हटकर अगर हम महाराष्ट्र में जहां पर आप सीएम रहे हैं वहां की बात करें, 2 ज्वलंत मुद्दे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आपके 12 जो निलंबित विधायक हैं उनका निलंबन रद्द किया है। पहली बार ऐसा शायद नहीं हुआ है, लेकिन अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि विधायिका के ऊपर न्यायपालिका को जो है कोई आदेश पारित करना पड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायिका का एक अपना अधिकार है और अमूमन हमारे न्यायालय जो है वो उसका सम्मान करते हैं और उसमें दखल नहीं देना चाहते। किंतु विधायिका का दुरुपयोग करते हुए कोई सरकार अगर असंवैधानिक कृत्य करेगी तो न्यायालयों को उसमें दखल देना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार की ये परिस्थिति है कि जहाँ पर एक कहानी गढ़कर एक षड्यंत्र के तहत हमारे 12 विधायक जो पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, ओबीसी के लिए लड़ रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया और एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी तैयार करने के लिए 1 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया। और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक तो है ही, ये इलीगल भी है और इरैशनल भी है। तो एक तमाचा जड़ा है, तमाचा इस एमवीए की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इनके लोकतंत्र विरोधी रवैये पर एक तमाचा जड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जो किराना स्टोर पर वाइन बेचने का निर्णय लिया है सरकार ने, इनकम जनरेट करने की बात की जा रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि वाइन और लिकर में फ़र्क होता है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने का ये जो प्रयास चल रहा है इसकी हम निंदा करते हैं। ये प्रयास 8 से 10 साल पहले तब की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने किया था, हमने बहुत विरोध किया था, अन्ना हजारे जी ने भी विरोध किया था, तब ये फैसला वापस लेना पड़ा था। पर अब आजकल तो ये इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि इनको ऐसे फैसले करने में कोई दुख नहीं होता, दुविधा नहीं होती। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस फैसले के पीछे किसने डील की है, क्या डील है, ये हमको समझनी चाहिए। व्हाट इज़ द डील, ये हमको समझनी चाहिए। डील यानी बिल्कुल डील है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन नेता है कि जिनके करीबी लोगों ने पिछले दिनों कंपनियां शुरू करके और शराब की एजेंसियां या उनके साथ डीलिंग की है, ये उनके फ़ायदे के लिए किया गया है क्या, ये मेरा सवाल है। और जहाँ तक संजय राउत का सवाल है, न मैं लिकर पीता हूँ न वाइन पीता हूँ, तो मुझे उसमें अंतर क्या है पता नहीं। पर मैं संजय राउत को पूछना चाहूँगा कि अगर वाइन लिकर नहीं है तब सरकारी कार्यक्रमों में जूस की जगह वाइन रखेंगे क्या? क्या सरकारी कार्यक्रमों में कोल्ड ड्रिंक की जगह वाइन सर्व की जाएगी क्या? क्या इस निर्णय का विरोध करेगी बीजेपी? 100% विरोध करेंगे, विरोध है ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।